सबसे पहले मैम अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी। मैं राजकुमारी त्रिपाठी ऋषि कॉन्वेंट स्कूल न्यू अशोक नगर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ नोएडा में रहती हूँ। और मैम ये बताएं कि ये कोरोना काल से लगातार स्कूलों की स्थिति किस तरह से रही और आपके स्कूल को आप कैसे मैनेज कर रही हैं? देखिए, कोरोना काल से तो स्कूलों की स्थिति क्या था कि 22 मार्च को हम सब लोग रिज़ल्ट देने की तैयारी में थे और रिज़ल्ट ओके था और ये था कि चले नए सेशन की शुरुआत होगी। तब तक कोरोना जैसी बीमारी आई और लॉकडाउन लगा तो हमने सोचा कि चलिए एक हफ्ते में सब कुछ चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, अप्रैल में स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो लॉकडाउन जब लगा तो लगता ही चला गया, अप्रैल गया, मई गई। अब चिंता बहुत बड़ी थी कि स्कूल तो चलिए बंद ही हैं, अब मार्च की सैलरी भी हम अपने टीचर्स को नहीं दे पाए थे और लॉकडाउन लग गया था। तो बड़ी चिंता की बात है कि उनकी सैलरी हम कहाँ से दें, क्योंकि स्कूल ऐसे एरिए में है, फंडिंग पूरी होती नहीं है। बच्चे जो तबका है वो बहुत ही कमज़ोर तबके से लोग आते हैं, फीस टाइम से नहीं आ पाती, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, परेशानियाँ हैं। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि हम सैलरी कहाँ से दें। फ़ोन भी आने लगे हमारे पास। अब मैंने तो यहाँ तक कि जो स्कूल के मैनेजर साहब हैं उन्होंने LIC से कुछ फंड लिया, तब जाके टीचर्स की एक महीने की सैलरी दी। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई को किस तरह से आपने कोरोना के दौरान मैनेज किया? देखिए, बच्चों की पढ़ाई को हम अप्रैल में तो सही ढंग से नहीं मैनेज कर पाए। कुछ काम MCD से ही हमारे पास आते रहे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो यहाँ के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है वो भेजते थे और वो हम वही फॉरवर्ड कर देते, क्योंकि हमारे पास बच्चों के उस टाइम नंबर नहीं थे। स्कूल हम नोएडा में रहते थे, स्कूल दिल्ली में था, आ भी नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो हमने वही फॉरवर्ड करना शुरू किया, एक PDF उनको और एक मैसेज दिया कि भाई वो काम कर करके इसको काम करते रहें। इस तरह से अप्रैल में चला, मई में चला। स्कूल तो हम सही मायने में जाके जुलाई से चला पाए और एक हमने इनिशिएटिव ये लिया कि चलिए हम किसी भी तरह, हमारी टीचर्स हमने सबने मिलके कि चलो हम मई जून की फ़ीस हम ना लें पेरेंट्स से और किसी तरह हम आपस में ही इसको थोड़ा सा जो भी हो हम एक कंप्रोमाइज़ करें और पेरेंट्स के ऊपर दबाव ना बने। और जुलाई से उनको हमने एक मैसेज दिया कि अब रेगुलर आपकी स्टडी शुरू होगी, मीट के थ्रू होगी, व्हाट्सएप के थ्रू होगी और आप अब कंसर्न हो जाइए क्योंकि स्कूल हल लगता है कि अब खुलेंगे नहीं। त्रिपाठी जी, मैं ये चाहूँगा आप बताएं कि जब ये जो पढ़ाई आप रेगुलर करवाते थे और ऑनलाइन पढ़ाई जो चल रही है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस तो बहुत है। बच्चे छोटे हैं और ऑनलाइन पहले तो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया, ऑनलाइन पेरेंट्स को भी हमारे नहीं समझ आया। प्रयास हमारा पूरा रहा कि हम जितना हो सके बहुत अच्छी तरह से पढ़ा पाएँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक मैसेज देके उनको प्रिपेयर किया कि ऐसे ऐसे एक टाइम टेबल बनाया कि आपको इस तरह से पढ़ना होगा। लेकिन बच्चा सामने है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, दूसरी चीज़ है, तुरंत हम उसको उठा के पूछ लेते हैं कि भाई आपको समझ आया कि नहीं आया, आप बताइए। बोर्ड पर हमारे पास है, एसेट हमारे पास रहते हैं, हम एक बार, अच्छा क्लास में 10 बच्चों का ग्रुप है, 20 बच्चों का ग्रुप है, तो एक आंसर को जब बार बार रिपीट करता है तो बच्चे के दिमाग में आता है, वो चीज़ें हम पूछ पाते हैं। तो ऑनलाइन थोड़ी असुविधा तो हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट लोगों को समझ आते गए, फिर हमने कहा कि चलो मीट पे हम क्लासेस लेना शुरू करें, शायद डायरेक्ट बच्चे कर पाएँ। समस्या तो मेन ये है कि सबके पास मोबाइल नहीं है। 4 बच्चे घर में हैं, 3 बच्चे हैं, मोबाइल उनके पास एक है। पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये जो क्राउड है यहाँ का, आर्थिक स्थिति सबकी बहुत अच्छी नहीं है और इसी में कुछ लोगों की जॉब छूट गई कोरोना काल में। सब परेशान हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएँ, किस तरह से करें, तो फ़र्क तो पड़ा है। त्रिपाठी जी, जैसे बच्चों की जो संख्या थी जी, कोरोना के दौरान, उसमें भी कुछ इजाफा हुआ, कम हुए बच्चे क्या? बच्चे तो 50% कम हो गए। 50 एडमिशन तो कोई आना ही नहीं था। 2-4 एडमिशन बड़ी मुश्किल से आए और आना भी कैसे आए, लोग यहाँ से मूव कर गए, गांव चले गए, रोज़गार लोगों के पास नहीं है तो कैसे आएंगे। तो 50% स्ट्रेंथ कम हुई हमारी और 50% में भी जो लोग आए तो कम से कम 2-3 महीने बाद उन्होंने अपने को मेंटली प्रिपेयर किया इस ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हम सबको ये इंतज़ार था कि स्कूल खुल जाएगा, चलो 1 महीने बाद, नहीं तो अब जाके
थोड़ा सा लोग मेंटली प्रिपेयर हुए हैं, कुछ लोगों को जॉब वगैरह मिली हैं और लोग अफोर्ड करने के लायक हुए हैं। फीस भी उस 50% में 25% की फीस भी आ पाती है, 30% की, 35% की। अब जो है बहुत कोऑपरेटिव है, पूरा कोऑपरेट कर रहा है और थोड़ा बहुत टाइम से मान लीजिए सैलरी भी नहीं दे पाते हैं, तब भी वो पूरा सक्षम है काम करने में। लेकिन हम मैनेज कर रहे हैं और कोशिश की है मैनेज करने की। पेरेंट्स भी अब धीरे धीरे सहयोग हमारा पूरा कर रहे हैं और इसी वजह से हमारी टीचर्स, हमारे पेरेंट्स सबके सहयोग से शायद ये संस्था हम चला पा रहे हैं। लेकिन चलाना तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्राइवेट स्कूलों को किस तरह से कोऑपरेट किया और खासकर आपके स्कूल को? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो वही स्टार्टिंग में कुछ काम वाम वो लोग भेजते रहे। कॉपरेशन तो हम क्या कहें, कोई चीज़ ऐसी प्रोवाइड तो नहीं कराई गई स्कूलों को, जबकि हम उम्मीद करते हैं सरकार से और करते थे कि कुछ ना कुछ प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के लिए तो चलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कर ही रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ तो ऐसा करें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये उनकी अपनी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है को। बस ये है कि उन्होंने एक गाइडलाइन हमें दी कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं, उनकी तरफ से ये सहयोग है और हम उसी के ट्रैक पे चल रहे हैं। वही उनकी गाइडलाइन जो है, जो बना के दी, चाहे सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक रास्ता हमें ये दिखाया कि हम ऑनलाइन जाएं और ऑनलाइन जाके कुछ तो हम चला पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि जब इस दिल्ली के एजुकेशन की चर्चा हर जगह हो रही है, यूपी में भी हो रही, उत्तराखंड में भी हो रही, अलग अलग जगहों पे दिल्ली सरकार उसका प्रचार कर रही बहुत ज़ोर शोर से दिल्ली के एजुकेशन को लेके, तो आप क्या प्राइवेट स्कूलों को कुछ इन्होंने आप लोगों को सहूलियत दी है अभी तक कोरोना काल के दौरान? जी नहीं, कोई सहूलियत नहीं दी। यहाँ तक कि अब हम क्या कहें, हमारे पास EWS के कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने पास से हम उनको किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म दे रहे हैं। अब ये टाइम टफ है, फंड हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमें ये उम्मीद थी दिल्ली सरकार से कि दिल्ली सरकार ने एक बार हमें जारी भी किया था एक सर्कुलर कि वो हमें फंडिंग करेगी, जो EWS के बच्चे हैं उनका पैसा हमें देगी। हमने एक पूरा बना के उनको भेजा भी, सारा विवरण दिया कि लेकिन पता नहीं क्या मामला था, या तो फंड नहीं था सरकार के पास, वही पैसा हमें नहीं मिला। ताकि हमें ये उम्मीद है कि हम वही पैसा आएगा तो उससे भी हम कुछ कर पाएंगे आगे जो भी है, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो हमारा ही पैसा हमें नहीं मिला। और कम से कम सरकार बच्चों के लिए तो एक सुविधा कर सकती थी कि उनको कुछ टैब वेब प्रोवाइड करवा दे, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ पाएँ। बच्चों की एजुकेशन लेट हुई। अब हमारे पास प्रॉब्लम लेके आते, मैडम एक मोबाइल है, लेके ऑफिस जाएं या बच्चे पढ़ें। हमने शेड्यूल फिर ऐसा बनाया कि चलिए 2 दिन आपकी क्लास लेंगे, 2 दिन हम थर्ड की क्लास लेंगे। धीरे धीरे कर करके इस तरह से एक शेड्यूल बनाया कि चलो 2 दिन ही हफ्ते में पढ़ाई हो पाए, पर हो पाए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये तो रही पढ़ाई की बात जी। अब अगला स्टेप आता है एग्जाम का। जी हाँ। बच्चे एग्जाम किस तरह से दे पाएंगे और रिजल्ट का क्या प्रोसेस रहेगा? अब देखिए, एग्ज़ाम तो हम अभी भी ले रहे हैं। एग्ज़ाम तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, फोटो कॉपी स्कूल मशीन है स्कूल में, उसको जेरोक्स करवाते हैं। हार्ड कॉपी पेरेंट्स को बुला के देते हैं और कहते हैं ले जाके आप बच्चों से एग्ज़ाम दिलवा दीजिए। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन सबके लिए मुश्किल है देना एग्ज़ाम, तो हम ये करते हैं और ले रहे हैं एग्ज़ाम। बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन अब आगे तो ये हमें सरकार ही बताएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें गाइडलाइन देगा कि ये फाइनल एग्ज़ाम हम कैसे दें, रिज़ल्ट किस तरह से दें, क्या वैसे ही रिज़ल्ट बनेंगे। अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन हमारे पास आई नहीं है। जैसी भी आती है, जो भी आती है, हम उसको फॉलो करेंगे। नहीं तो एग्ज़ाम, असेसमेंट, ये सब तो हम ले रहे हैं टाइम टू टाइम, जैसा भी पॉसिबल है हम ले रहे हैं और चल रहा है। आप एक प्रिंसिपल होने के नाते आप ये बताएं कि क्या ये संभव है कि बच्चे स्कूल खोले जाएं और बच्चे स्कूल में आकर पढ़ाई कर सकते हैं? बिल्कुल संभव है कि स्कूल खोले जाएं। ये कब तक चलेगा हमें पता नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप एजुकेशन को तो साइड में रखिए, बच्चा घर में बैठे बैठे, हमने अपने घर के बच्चे भी देखे हैं, वो घर से बाहर नहीं जा रहा है या स्कूल एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहा है। चलिए, जिनके पास बड़े घर हैं, जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनके पास तो बच्चों को मूव करने के लिए जगह है, खेल लिए बाहर चले गए। जो एक कमरे में रह रहा है, 2 कमरे में रह रहा है, वो स्कूल उसके लिए बहुत बड़ा साधन था। आके बच्चों के साथ रहना, पढ़ाई करना, और एक मतलब बड़ा मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट होता था कि पढ़ाई के साथ साथ उनको हम कई माध्यम है, स्टोरी का माध्यम है, खेल कूद का माध्यम है, ये सारी चीज़ें उनको देते थे और बच्चे रिफ्रेश रहते थे, एनर्जेटिक रहते थे। अभी क्या है कि बच्चे अंदर बैठ बैठ के परेशान हो गए हैं।
बहुत ज़्यादा। यानी आपका मानना है कि कोरोना के आने से शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर चुका है? बिल्कुल गिर चुका है। शिक्षा का स्तर क्यों नहीं गिर चुका है? हमें तो चलिए हम थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे हैं। कई बार रिपोर्ट मुझे मिलती है कई स्कूल बंद हो गए हैं। गांव से मेरी बात, मेरे जो घर में गांव में बच्चे पढ़ते हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो कहते हैं कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन भी नहीं हो रही, वहाँ कहाँ वाईफाई है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ देखिए पॉसिबिलिटी है कि हम थोड़ा सा कोशिश करके चलें। जब सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बताइए किस सेक्टर में काम रुका है? आखिर कंपनी में कोई इंसान जाता है, काम करता है, नौकरी करता है और फिर वापस अपने घर में आता है। घर में आता है तो अपने बच्चों के बीच में बैठता है कि नहीं बैठता है? बिल्कुल। तो क्या अगर हम इतना कोरोना से डर जाएंगे, क्या वो गया कंपनी में, 4 लोगों से मिला, वापस घर में आया, तो घर में जब आया तो अपने बच्चों के बीच और फैमिली के बीच ही तो आया। जाहिर है कुछ ना कुछ प्रिकॉशन लिए होंगे। प्रिकॉशन लेगा तो वही प्रिकॉशन क्यों नहीं स्कूलों में हो सकता? हम एक दिन बच्चे को, एक क्लास के बच्चे को, 25 बच्चे को, अगर 50 बच्चे हैं तो 25 को एक दिन बुलाएं, एक दिन बाद 25 बच्चों को बुला लें। कम से कम हफ्ते में 2-3 दिन भी हम क्लास लगा लें, 3 दिन भी लगा लें, बच्चों की थोड़ी पढ़ाई हो जाए। ऑनलाइन तो बच्चे चलिए पढ़ ही रहे हैं, तो ऑनलाइन के साथ साथ थोड़ा सा वो बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, स्कूल आएंगे और हम शायद बहुत कुछ कर पाएंगे। तो हमें धीरे धीरे अब खोलने की तैयारी करनी होगी। और मैं तो ये सरकार से रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश करूँगी कि वो कम से कम फाइनल एग्ज़ाम तो स्कूल में ज़रूर करवाएं। और सरकार भी अपनी तरफ से देखिए प्रयास पूरे कर रही है। अगर सरकार ने स्कूल नहीं खोला तो हम ये नहीं कहते कि बहुत गलत किया। सरकार का काम है प्रिकॉशन लेके चलना, और सब बच्चे जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि सरकार का ये डिसीजन इसलिए भी अच्छा रहा कि कहीं ना कहीं देखिए डर तो सबके मन में होता है कि ये बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है तो इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपने स्तर पर सरकार ने भी अच्छा काम किया, हम ये नहीं कहते कि अच्छा नहीं किया, लेकिन अब सरकार को सोचना होगा और इस मामले में गाइडलाइंस जारी करनी होगी। और मैं अनुरोध करूँगी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे कि इस अब कम से कम ये जो सेंसिटिव विषय है बहुत ज़्यादा, इस पे अब सोचें और ध्यान दें कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का क्या हाल हो रहा है। उनके भी घर में रोटी दाल उनकी भी चलनी है। बहुत सारे सेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं स्कूलों से, वो सब लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात तो चलिए वो तो कोई ना कोई हल निकालेंगे ही, लेकिन बच्चों के बारे में सोचें और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि स्कूलों को खोलने की अनुमति दें। और स्कूल तो सक्षम है कि अपने आप जो स्कूल एक बच्चे को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, वो उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान देगा। ऐसा कोई नहीं है जो स्कूल चला रहा है वो बच्चों की सुरक्षा पे भरपूर ध्यान न दे। वो अपने आप ही सोचेगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, पढ़ाई भी कर लें, सुरक्षित भी रहें। और मुझे लगता है घर से कहीं ज़्यादा सुरक्षित बच्चे स्कूल में होंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ बच्चे जा रहे हैं और वहाँ की सरकार जो कहती है वो कहती है कि बच्चे घर में सुरक्षित नहीं हैं, स्कूलों में ज़्यादा सुरक्षित हैं। और यहाँ तक कि वो पेनलाइज कर रहे हैं अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। मेरे अपने घर के जो रिलेटिव हैं वहाँ पे रहते हैं, उनसे मुझे रिपोर्ट मिलती रहती है। कंपलसरी है, जबकि वहाँ फीस भी नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है कि बच्चे को स्कूल आना ज़रूरी है। वो एक उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है, उस पर जाना ही है, हर हालत में जाना है, आप रोक नहीं सकते, नहीं तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, ऐसा वहाँ का नियम है। तो वो मुझे लगता है कि शायद बच्चों को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बच्चों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि एजुकेशन से वंचित रख के 1 साल बहुत बड़ी चीज़ होती, शिक्षा से दूर रखना कितना बड़ा लॉस है। तो मुझे लगता है वो लोग सोच रहे हैं और हमें भी इस दिशा में सोचना होगा, हमारी सरकारों को सोचना होगा और गंभीर होके इस दिशा में कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। बताओ कि जो ये चल रहा है, नया सेशन शुरू होने वाला है जी, इसमें किस तरह का मतलब जो है शिक्षा के प्रति जागरूक हो, या सरकार से आपका एक विशेष आप अनुरोध कर रही थी अभी, तो किस तरह से इन लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे, वो जरा हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। देखिए जो गया वो गया, हमेशा वो कहते हैं ना कि बीती ताही बिसार दे। तो जो चला गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम बड़े जोश के साथ अब हम एक नई शुरुआत करें और सारे मानदंडों को लेके, सुरक्षा के मापदंडों को लेके हम एक शुरुआत करें, स्कूल खोलें। क्योंकि पहले किसी को नहीं पता था कि क्या है, अब हम सबको पता है और कैसे बचा जा सकता है ये भी पता है। तो अगर हमें स्कूल खोलने की इजाज़त मिल जाती है, सरकारें स्कूल खोल देती हैं, तो बहुत अच्छा। अब मुझे लगता है कि एक हम सकारात्मक रवैये के साथ
आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हम लॉस नहीं होने देंगे। जो गया उसको भी हम कवर करेंगे, और जो एक साल ये जो ख़त्म हो गया है उसको भी हम ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे, और बड़े जोर शोर के साथ और जोश के साथ हम बच्चों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान देंगे। बस हमें सरकारें, जो यहाँ की सरकारें सहयोग दे, और सरकार पूर्ण सहयोग देगी। हमें शिक्षा एजुकेशन को लेके सरकार ने अच्छा काम किया है, और संवेदनशील है एजुकेशन को लेके यहाँ की सरकार। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा हम करते हैं कि अब सरकार हमें स्कूलों को चलाने की इजाज़त देगी। और इसी के साथ साथ मैं पेरेंट्स से भी, अभिभावकों से भी ये कहना चाहूँगी कि डरे नहीं। देखिए, डर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो हर चीज़ का दुश्मन है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। एक पॉजिटिव रुख के साथ, एक सकारात्मक रवैये के साथ हमें एक स्टार्ट करना चाहिए, और हम जब सब लोग मिल के इस दिशा में काम करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही स्कूल खुल पाएंगे और हम फिर से पुराने स्तर पर आ पाएंगे, या उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इस आशा के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।